के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कोरोना महामारी के इस दौर में भी कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और ये सब कुछ संभव हो पाया है हमारे किसानों की जी तोड़ मेहनत की वजह से, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो खेतों में बने रहे ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा ये प्रयास रहा है कि किसानों तक खेती किसानी से संबंधित सभी जानकारियाँ समय तक पहुँचती रहें ताकि वो खेती में उनका उचित इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन। शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से, जिसमें हम आपको नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं ताकि किसानों के लिए राह और आसान हो सके। तो आइए देखते हैं क्या विशेष आज विज्ञान और किसान में। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के खरगोन के कामयाब किसान मोहन सिंह सिसोदिया के बारे में, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति से तमाम चुनौतियों को पार किया और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी बने। कैसे वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े और साथ ही किन किन विशेष बातों का उन्होंने अपने जीवन में ध्यान रखा, किस तरीके से और किसान भी उनसे जुड़ते गए और उनसे प्रेरणा लेते गए, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के बीच अपनी बेहतर छवि बनाई है। मोहन सिंह सिसोदिया की आयु अभी 38 वर्ष है और उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक काम किया है। सिसोदिया ने 1997 में खरगोन से उच्च माध्यमिक पास की। इसके बाद खेती करने लगे। साथ ही आत्मनिर्भरता की ललक ने उन्हें स्वनियोजित बनने के लिए प्रेरित किया। इस विचार ने उन्हें किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 2007 में वेदश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था नामक किसानों के एक समूह बनाने और पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अनुभव की कमी और अन्य सदस्यों के असहयोग के कारण वो असफल रहे। इस संबंध में मोहन सिंह सिसोदिया ने 2011 में खरगोन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने समूह के सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया। सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा समर्थन मिला। कुछ समय बाद उनके जीवन में नया मोड़ आया जब कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को प्रसार गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके गांव को गोद लिया। ये बेहद सुनहरा अवसर था। सिसोदिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव रखा और जी तोड़ मेहनत की। उनके पास 2017 में दुनिया के साथ साझा करने के लिए कई बेहतरीन कहानियां थी। सिसोदिया ने कई उपलब्धियां हासिल की। व्यवसाय की सुगमता के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेकर उद्यम स्थापित किया। प्रतिष्ठित संगठनों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और मध्य प्रदेश बीज संघ से गेहूं, चना और सोयाबीन की उच्च पैदावार वाली ब्रीडर यानी फाउंडेशन बीज प्राप्त किया। सिसोदिया ने खरगोन जिले के 25 गांवों से लगभग 500 किसानों को संगठित किया और आज वो 2500 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र में ग्रेडर, ग्रेविटी सेपरेटर, डेस्टोनेटर, बीज ट्रीटर, 3000 मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता वाली स्वतः वजन और बैगिंग मशीन यूनिट के साथ साथ सदस्य किसानों से प्राप्त बीज को संसाधित किया। इस प्रक्रिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, सहकारी बैंक और नाबार्ड से प्राप्त कुल 2 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था। 2011 में कुल 86 पंजीकृत किसान थे और कुल बीज उत्पादन 1109 क्विंटल रहा। 2017 में पंजीकृत किसानों की संख्या 500 तक जा पहुंची
और बीज उत्पादन भी बढ़कर 22,314 क्विंटल हो गया। इस संयंत्र ने क्षेत्र में सबसे अच्छे बीज प्रसंस्करण संयंत्र के रूप में काम किया। सिसोदिया द्वारा उत्पादित बीजों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के बारे में जानते हुए एक बीज कंपनी ने 2016 में 5,000 क्विंटल हाई 1544 गेहूं के बीज का उत्पादन करने के लिए समझौता किया। सिसोदिया न केवल सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज बनाने के लिए अपने लोकप्रिय ब्रांड के निर्माण में सफल रहे, बल्कि 46 कुशल मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे, जो अब अपने और अपने परिवारों के लिए रोटी कमाने में सक्षम हैं। अब सिसोदिया का उद्यम आसपास के लगभग 100 गांवों तक फैल गया है और उनसे 2000 से भी अधिक किसान जुड़ गए हैं। सिसोदिया का सालाना कारोबार 6 करोड़ 26 लाख रुपए तक जा पहुंचा है, जिससे हर साल 16,18,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के लिए मिसाल कायम की है, रोजगार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। यूँ कहा जाए कि उन्नति का दरवाजा खोला है। सिसोदिया ने जो काम किए हैं उससे प्रेरणा लेकर खरगोन ही नहीं, दूसरे इलाकों के किसान भी उन्नत खेती करने लगे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि अलग अलग फसलों में ध्यान रखनी जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार आप प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लौकी के बारे में। तो वर्तमान में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है अगर उन्होंने लौकी की फसल ली है, आइए जानते हैं। जून माह में किसान भाई लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारों पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन, छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने खेती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पिता और पुत्री की कमाल की जोड़ी से, जिन्होंने मन में ठान लिया कि अपने क्षेत्र को हरा भरा देखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी करने शुरू कर दिए और अपने क्षेत्र को एक जंगल में तब्दील कर दिया। जी हाँ, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन जिए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हम निभाते चलें और यही पाठ इस पिता और पुत्री की जोड़ी ने लोगों को सिखाया। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अपने क्षेत्र को इन्होंने नया रूप दे दिया, बिल्कुल जंगल में तब्दील कर दिया। आइए देखते इस रिपोर्ट में। ओडिशा के नयागढ़ जिले के राधा मोहन और उनकी पुत्री साबरमती ने बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में तब्दील किया
और उनके इस कदम को सराहा भी गया। भारत सरकार द्वारा 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती संरक्षण मॉडल के जरिए स्थानीय किसानों की मदद कर रहे हैं। पिता पुत्री ने मिलकर संभव रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की, जहां देश भर से आए किसान बीजों की अदला बदली करते हैं और जैविक खेती के बारे में सीखते हैं। संभव रिसोर्स सेंटर विलुप्त होती पुरानी फसलों को जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। दोनों लोगों ने मिलकर नारायणगढ़ जिले की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन को, जो कि बंजर थी, उसे मृदा और जल संरक्षण तकनीक से जीवंत किया, जिसे अब लोग फूड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस जंगल में मसालों के 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जबकि 500 प्रकार की धान की खेती हो रही है और 700 प्रकार के पुराने बीजों का संग्रहालय भी है। गांधीवादी पिता बेटी की इस जोड़ी को केवल जैविक तकनीकों का उपयोग करके भूमि के एक अपमानित टुकड़े को एक विशाल खाद्य वन में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मिट्टी और जल संरक्षण विधियों का उपयोग करके ये उपलब्धि हासिल की गई है। तो देखा आपने पिता और पुत्र की जोड़ी यानी राधा मोहन और उनकी पुत्री साबरमती ने किस तरीके से अपने क्षेत्र को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया और उसमें वो कामयाब भी हुए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। अमरूद एक प्रमुख फसल है और बरसात के मौसम में पेड़ों में फल लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इस समय किस तरीके से इन वृक्षों की देखभाल करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अमरूद की मूलतः 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जब ज़्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे 3 फल एक शाखा में आते हैं, उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप 2 फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ होता है उसको मिथाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की
सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। दूसरा, अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में 3 चीज़ें होती हैं। एक मिथाइलिजनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है, और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं। और ऐसे डिब्बों को हम कई 15 से 21 डब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं। और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है। जो गुटियां हैं उसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं। तो इससे हमें तीनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्तायुक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा, जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी सरकार के कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये MOU वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम लोग फिजी के साथ एक MOU साइन करने के लिए उपस्थित हैं, और इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी का फिजी सरकार में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ अनेक मंत्रालयों का काम भी उन्होंने संभाला है, सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है, और मंत्रालय के अतिरिक्त भी अनेक संस्थानों से उनका जो जुड़ाव रहा है वह निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भी वह अनुभव काम आ रहा है। भारत और फिजी के जो संबंध हैं वो जग जाहिर हैं। भारत सरकार और फिजी सरकार दोनों इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ने की इच्छा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने भारतीय चिंतन के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयत्न किए हैं। भारत की सदैव से ये इच्छा रही है भारत भी आगे बढ़े, लेकिन सारी दुनिया के साथ आगे बढ़े। भारत को आवश्यकता पड़े तो भारत दुनिया का सहयोग ले, और अगर दुनिया को आवश्यकता पड़े तो भारत उसको सहयोग देने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करे। यह हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है, और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार और फिजी सरकार जहां तक कृषि में साम्यता रखती है, लेकिन बाकी संबंधों को और अग्रणी रूप से निभाने में भी निश्चित रूप से साम्यता रखती है। इस समझौते को लेकर कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज हमारे माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा फिजी के श्री महेंद्र सिंह रेड्डी माननीय कृषि, जलमार्ग एवं पर्यावरण मंत्री के बीच में एक बहुआयामी समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों के डेयरी, कृषि उद्योग, खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागवानी, जल साधन प्रबंधन, कृषि मशीनीकरण सहित कृषि और संबंध क्षेत्र के नए विचारों और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। भारत और फिजी कृषि क्षेत्र में अनेक समानताएं हैं। इस समझौता ज्ञापन विशेष के विनियमों, मानव संसाधनों के विकास, कृषि अवसंरचना ढांचे, निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों के प्रोत्साहन, विपणन में
निवेश को प्रोत्साहन करेगा तथा कृषि वस्तुओं के मूल्यवर्धन के माध्यम में निरंतर और दीर्घकालिक सहयोग की एक रूपरेखा बनाएगा। मुझे विश्वास है कि समझौते से ज्ञापन से दोनों देशों के बीच बहुआयामी विकास सहयोग की अधिक मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के तहत दोनों तरफ के किसानों को बीज में, मशीनरीकरण में नई नई टेक्निक को यूज़ करने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों को लाभ प्राप्त कर सके। इससे किसानों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा जिससे उनको उत्पादन में बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। आइए अब नजर डालते हैं आज की मोबाइल ऐप पर, जिसका नाम है जैविक खेती मोबाइल ऐप। जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं वो इस ऐप के माध्यम से जैविक खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या विशेष इस ऐप में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MOA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई-बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट की। आइए आपको बताते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 से जुड़ी हुई वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं आप सब भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब वैक्सीन लगवाएं, अपना जीवन भी बचाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त देखें। इसी के साथ ही अगर आप चाहें तो आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा पता है krishidarshan@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कृषि दर्शन में दिखाई गई तमाम जानकारियां हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। नमस्कार।